पौड़ी पर आते हैं। अगर हम स्पेसिफिक पौड़ी का कुछ डेटा जिस पे आपने निकाला हो, जो ये दो तरीके से वो डेटा रिफ्लेक्ट होता हो, एक पौड़ी में कुछ खास जगह को लेकर, खासकर जो पौड़ी के नेता है, ये पौड़ी का जो प्लान है वो भी बात करें, उससे पहले ये भी है कि जो पौड़ी के नेता हैं वो भी खुद पलायन कर गए। और पौड़ी के इन बड़े नेताओं के जो ब्लॉक है, जो विकास खंड है, उनकी तस्वीर क्या है वो बताइए। जी बिल्कुल सर। सर ये सबसे ये पहले डेटा सरकारी है, सरकार की किताब है ये। जी बिल्कुल, ये जो है ये हम दिखा भी दें, ये जो ये है सरकार की किताब है। पलायन निवारण आयोग का जो है वो डेटा है, पूरी फरवरी रिपोर्ट है। 2023 जी फरवरी 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। उनका जो गांव है, उनका गांव है नकोट, और नकोट जो गांव है वो आता है कलजी खाल में। अगर उनके जो कलजी खाल विकास खंड की बात की जाए तो इसमें 74 ग्राम पंचायतों में करीब 2500 लोगों ने अस्थायी रूप से और 1419 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। ये बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद अगर बात की जाए सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज का जो विकास खंड है वो है ये पोरी उनका विकास खंड है। उसमें 2454 लोगों ने अस्थायी और 1374 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। और सतपाल महाराज लगातार कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, पावर में रहे हैं। और लोगों ने किन कारणों से पलायन किया उसका भी एक डेटा है, उसका भी डेटा है। उसमें भी अगर बात की जाए, जो सबसे बड़े 3 कारण हैं पलायन के उत्तराखंड में, उन तीनों कारण पौड़ी जिले की अगर बात करें तो ज्यादा है वहां पर जी, इसीलिए वहां ज्यादा भी है। तो ये डराने वाली तस्वीर बनती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले दिनों गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी कोट ब्लॉक के पातली गांव गए। बड़ा चर्चा में आ गया उनका यह दौरा, क्योंकि यह दौरा पलायन को लेकर था और पातली गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुका है। हालांकि उत्तराखंड में अकेला कोई एक गांव घोस्ट विलेज घोषित नहीं है। 1000 के आसपास ऐसे गांव हैं जहां घरों में अब ताले लग चुके हैं, लोग रहते नहीं हैं और उनको घोस्ट विलेज घोषित किया गया है। कोई घोषित घोस्ट विलेज ऐसे नहीं किया गया, उनको कहा जाता है घोस्ट विलेज, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो वहां आदमी निवास नहीं करते, भूत ही निवास करने लगे। लेकिन अनिल बलूनी के इस दौरे से सवाल कई सारे खड़े हो गए। पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया कि क्या उत्तराखंड में पलायन को लेकर कुछ हो रहा है, और जब ये डेटा खंगाला जाता है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बहुत सारे आंकड़े निकल कर आते हैं। आंकड़ों का एक माया जाल है। तो अगर उत्तराखंड में पलायन को देखेंगे तो एक तो आप देख सकते हैं आंकड़ों के माया जाल से। उन आंकड़ों पर बात करेंगे। हमारे साथी अरुण सैनी ने इस पे बड़ा रिसर्च की है। कई दिन से हम सोच रहे थे इस पे कुछ बनाया जाए, कुछ बात की जाए, कुछ चर्चा की जाए, परिचर्चा की जाए। तो कई सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर भी बात करेंगे। कुछ हकीकत है, जमीनी हकीकत, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सवाल एक और उठ गया कि उत्तराखंड में सरकार तो अनिल बलूनी की ही है, तो पूरे उत्तराखंड में इस पे बड़ा काम होना चाहिए। 25 साल हो गए उत्तराखंड के गठन को। 25 साल बाद एक सांसद इस लेवल पे जाग रहे हैं, तो फिर वो अपने संसदीय क्षेत्र में ही क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में हम उन गांवों तक जाएंगे जहां लोग पलायन कर गए। काम तो सरकार का है, पूरे उत्तराखंड का है। और देखने की आवश्यकता यह भी है कि उत्तराखंड में किस जिले से सबसे अधिक पलायन हुआ है, क्यों हुआ है, किस क्षेत्र से सबसे अधिक पलायन हुआ है, क्यों हुआ है। और एक और बड़ा सवाल आता है जब उत्तराखंड में पलायन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में सत्ता का केंद्र पौड़ी रहा है, और पौड़ी में जो बड़े नेता रहे उनके क्षेत्र से कितना पलायन हुआ है, ये भी आंकड़ा अरुण ने निकाला है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अरुण यही बताइए कि अगर 2017 में पलायन आयोग का गठन हुआ उत्तराखंड में, जी सर, वैसे तो उत्तराखंड गठन के 17 साल बाद ही हुआ, जी शुरू में ही हो जाना चाहिए था जी, लेकिन 17 में पलायन आयोग का गठन हुआ तो पलायन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, 2 रिपोर्ट पेश की अभी तक, वो क्या कहती है अगर मोटे तौर पर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो? जी सर बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सर जो पलायन को लेकर तमाम चर्चाएं उत्तराखंड में होती भी हैं, और समय समय पर विधायक, मंत्री सभी, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हों, सभी पलायन को लेकर
बातें करते हैं। अभी जो घटनाएं हुई वन क्षेत्रों में, जो गुलदार का आतंक हो या फिर भालू का आतंक हो, इसमें भी पलायन को मुख्य कारण माना गया कि पलायन हुआ, इस वजह से जो है वो गांव खाली हो गए, लोग कम रहने लगे। जी, गांव खाली हो गए, लोग कम। अब 2017 में पलायन निवारण आयोग का गठन हुआ, जो कि तत्कालीन सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हुआ। उन्होंने पलायन आयोग का गठन किया। उसके बाद पलायन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, और जिस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम आंकड़ा जो है वो जारी किया, उस रिपोर्ट में उन्होंने 2008 से लेकर के 2018 में तक कितना पलायन हुआ, कितना लोग गांव खाली हुए, इसका एक डाटा निकाला, जिसमें पहली रिपोर्ट आई मतलब हाँ, जो 2018 में और कब से कब तक? ये 2008 से लेकर के 2018 की रिपोर्ट जो 8 से 18 10 साल की रिपोर्ट है। 10 साल की रिपोर्ट, लगभग 11 साल की रिपोर्ट ये पलायन निवारण आयोग ने बनाई, जिसमें निकलकर ये आया कि 2008 से लेकर 2018 तक उत्तराखंड में 6,338 ग्राम पंचायतों में से 3,83,726 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। वहीं इसी बीच 3,946 ग्राम पंचायतों में करीब 1,18,981 लोगों ने स्थायी पलायन किया, यानी कि जिन्होंने पूरी तरीके से गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। तो ये करीब, अगर इसका टोटल देखा जाए तो 5,02,707 लोगों ने अस्थायी और अस्थायी रूप से पलायन उत्तराखंड से जब मतलब उसको मोटे मोटा अगर समझे जाए आम भाषा में, तो 10-11 साल में 5 लाख के आसपास लोग पलायन कर गए जी। वो स्थायी और स्थायी तो एक टर्म है, लेकिन अगर उसको जाना पड़ रहा है तो जा ही रहा है। वो जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत है या कुछ थोड़ा सा रिसोर्सेज है अपने गांव में या अपनी जमीन पर, तो वापस कभी कभी आ जाता है वो। लेकिन जो चला गया रोजगार के लिए, तमाम चीजों के लिए, तो चला गया। तो 11 साल में अगर मोटा मोटा देखे तो 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड में पलायन किया। जी बिल्कुल, ये बड़ा आंकड़ा है जी। बहुत सर, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये तो 2008 से 2018 के बीच का है। 2000 में उत्तराखंड बना, तो 2000 से लेकर के 2008 तक कितने लोगों ने पलायन किया होगा, ये डेटा नहीं है, ये डेटा भी नहीं है। तो ये इसमें अगर फिर उसके बाद एक रिपोर्ट और पलायन आयोग की आती है। हालांकि इसमें जो पौड़ी गढ़वाल है, जो आपने बात की कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, और जो सत्ता का केंद्र है वो पौड़ी गढ़वाल हुआ है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को में जो है पौड़ी गढ़वाल ने, मुख्यमंत्री नहीं, नेता दिए, नेता भी दिए। और जरूरी नहीं है नेता मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नेता, सबसे पावरफुल नेता दिए। उस पर भी एक डाटा है, उस की भी बात करेंगे। उससे पहले 2018 से फिर 2022 का एक डेटा पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट आई 2023 में, और उसमें एक डेटा आया, जिसमें कि हालांकि उसमें जो डेटा वो आया, वो 11 साल का डेटा है, ये 5 साल का डेटा है। हालांकि उस पहले डेटा के मुकाबले इस डेटा में पलायन कम होता हुआ रिपोर्ट में आया है। 2018 से 22 के बीच में जो अस्थायी पलायन हुआ वो 3,07,310 के लगभग अस्थायी पलायन हुआ, और स्थायी पलायन 28,531 के लगभग, यानी कि 3.5 लाख के लगभग लोगों ने अस्थायी पलायन जो है वो किया 18 से 22 के बीच में। 6 लाख के आसपास वो जी, और 3 लाख के आसपास ये जी। तो कुल मिला के क्या है, 9-10 लाख के आसपास लोगों ने रिपोर्ट देखे जी, 9-10 लाख के आसपास लोगों ने तो किया ही किया है, पलायन किया है, स्थायी और अस्थायी दोनों में। स्थायी और स्थायी दोनों में। अब इसके साथ ही साथ जो अभी अनिल बलूनी जो गांव में गए, उन्होंने कहा कि हमारे जो गांव है उन्हें घोस्ट विलेज कहा जाता है, भूता गांव कहा जाता है, हमें इन भूतों को भगाना है, ये टर्म जो दिया गया है इस टर्म को ख़त्म करना है। अगर उन भूतहा गांव की बात की जाए तो जो रिपोर्ट पलायन आयोग की है 2011 से 2018 का डेटा उसमें निकाला, पलायन आयोग ने बताया 2011 से लेकर के 2018 तक करीब 734 गांव पूरी तरह से उत्तराखंड घोस्ट विलेज हो गए, जो पूरी तरह से खाली हो गए, जहां कोई नहीं रहता। उसके बाद 2018 से 2022 के बीच में 28 गांव का डेटा पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया, जो कि ये पलायन आयोग की रिपोर्ट भी है, ये पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट। इसमें डेटा दिया इन्होंने 28 गांव पूरी तरीके से जो है वो खाली हो गए। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो है करीब 750 से ऊपर गांव हो रहे हैं। उसके बाद भी जो गांव हुए अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 1000 के लगभग गाँव ऐसे हैं जो घोस्ट विलेज जो है वो हो। और अगर देखा जाए उत्तराखंड में गाँव कितने होंगे,
एक अनुमान अगर लगाया जाए? उत्तराखंड में जो गांव है करीब 16,300 के लगभग गांव उत्तराखंड में हैं। 110 तहसील हैं उनमें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी फिगर बनती है उनकी। अगर 16,000 के आसपास गांव है और उनमें से 1,000 गांव अब तक खाली हो चुके खाली हैं, हो गए। ये सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़े के अलावा भी बहुत सारी जमीनी हकीकत होगी, जी इससे बिल्कुल। इनकार नहीं किया जा हाँ, सकता। जो चीजें रिपोर्ट में नहीं आती, जो अलग से भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो रिपोर्ट में नहीं आती, कुछ चीजें अलग भी हैं। या 2022 की जो 23 में उसके बाद कितना पलायन हुआ, ये भी है। हाँ, अगर 16,000 में से 1,000 गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं, घोस्ट विलेज हो चुके हैं, तो ये डराने वाली तस्वीर है। और ये डराने वाली तस्वीर तो तब आती है जब बीजेपी के सांसद, हालांकि ये एक कहा जा सकता है कि नेता गांव में गए नहीं है, देहरादून में बैठ के बड़ी पलायन निवारण की बात जी, हुई है। बिल्कुल। अनिल बलूनी गए, ये एक तारीफ की जा सकती है कि वहीं गए, लेकिन सवाल ये होता है कि 10 साल से तो बीजेपी की ही सरकार है उत्तराखंड में, बिल्कुल। और 10 साल के बाद अब अगर देखें, चुनाव 1 साल की दूरी पर भी नहीं बचा है। चुनाव से 1 साल पहले अगर एक सांसद को इस तरह की गतिविधि करनी पड़ रही है, तो अब सवाल उठ जाते हैं कि ये सचमुच चुनाव सामने आ रहे हैं इसलिए हो रही है, या फिर हकीकत में इस कुछ तरह की और भी कोई है। और भी इसके पीछे कुछ क्योंकि इससे पहले गतिविधि। अनिल बलूनी राज्यसभा में भी रहे हैं, तब हाँ। उन्होंने इस तरीके की कोई मुहिम नहीं चलाई। जो अब उन्होंने कहा कि हम गोश्त विलेज को लेकर, उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल के जो गोश्त विलेज है, पौड़ी गढ़वाल, वो भी अपने संसदीय क्षेत्र की वो अपने बात कर संसदीय रहे हैं। क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो भी गोश्त विलेज है उन्हें हम दोबारा से रिन्यू करने की कोशिश करेंगे। एक मुहिम उन्होंने चलाई, लोगों से अपील की कि जन्मदिन मनाए या इस तरीके की तमाम आपकी चीजें ये मनाए। जो बात है, दरअसल इसमें क्या है, हम पौड़ी पर फोकस करेंगे क्योंकि पौड़ी क्या है, अगर देखें तो उत्तराखंड में सत्ता का केंद्र रहा है, तो पौड़ी पर फोकस करेंगे। पौड़ी के कुछ आंकड़े पर और बात करेंगे, उसके पहले इस पे एक बात करते हैं, क्योंकि अनिल बलूनी ने कहा है कि आप जन्मदिन मनाने आए या फिर कोई एक पर्व मनाने आए। जी बिल्कुल। सवाल ये आता है कि क्या उत्तराखंड में जो प्लान है, इसका निवारण केवल जन्मदिन मनाने से गांव में, या फिर एक पर्व मनाने से, या कोई परिवार पारिवारिक पिकनिक मनाने चला जाए, क्या इससे निवारण हो जाएगा? वो जो बेसिक नीड्स है वहाँ पर हेल्थ को लेकर, इसके अलावा स्कूलिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रोजगार को लेकर। दो चीज़ एक जरूरी है, एक हेल्थ, एक पढ़ाई और रोजगार। जी। आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, क्योंकि पहले का समाज क्या था, पहले के समाज में चल जाता था। आज सब कुछ पैसे से हो रहा है, पैसे से तय होता है। तो जब पैसे से तय होता है तो आदमी चाहता है मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा मेरे जो बूढ़े माता पिता है इनको हेल्थ मिले, और मेरा रोजगार होना चाहिए। अब रोजगार के जो साधन है, अगर आप देखें मोटा मोटा, हम इस वीडियो को बनाने से पहले से चर्चा कर रहे थे कि अगर देखें, मेडिकल कॉलेज एक श्रीनगर में है जी, एक अल्मोड़ा में है जी। दोनों मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। जो अल्मोड़ा में इतनी बड़ी आग लगी थी जिसमें जो झुलस गए थे जी बिल्कुल, और उसके बाद उनको वहाँ उस तरह से राहत ही नहीं मिल पाई थी मेडिकल कॉलेज में, और भी दुनिया भर के और इस तरह के उदाहरण। अल्मोड़ा फिर भी, लेकिन ये चीज़ तो देहरादून में भी होती है। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो बात होती है, यहाँ देहरादून में जो मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ ही इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। बिल्कुल आती है। तो पौड़ी पर आते हैं, अगर हम स्पेसिफिक पौड़ी का कुछ डेटा जिस पे आपने निकाला हो, जो ये दो तरीके से वो डेटा रिफ्लेक्ट होता हो। एक, पौड़ी में कुछ खास जगह को लेकर, खासकर जो पौड़ी के नेता है, क्योंकि ये नेताओं की जिम्मेदारी है, जनता प्रतिनिधि चुनती है, तो प्रतिनिधि चुनने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए उस तरह के काम करे, और अगर काम नहीं करते हैं तो फिर जनता उनसे जवाब भी मांगती है हालांकि। लेकिन अगर पौड़ी में बात करें तो कुछ पौड़ी का स्पेसिफिक डेटा। जी बिल्कुल सर, पौड़ी की ही अगर बात की जाए तो सर, जो भी जनपद हैं, 13 जनपद में सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ है वो पौड़ी में ही हुआ है, और जबकि सबसे ज्यादा नेता भी पौड़ी को दिए, सबसे ज्यादा नेता भी उत्तराखंड ने, पौड़ी ने ही दिए। और ये पौड़ी का जो पलायन है वो भी बात करें, उससे पहले ये भी है कि जो पौड़ी के नेता हैं वो भी खुद पलायन कर गए। आधा से आधे लगभग सभी नेता, एक दो को अगर छोड़ दें तो उनके घर या तो देहरादून में निवास करते हैं, या फिर नैनीताल में, या फिर हल्द्वानी में, इस तरीके से वो निवास करते हैं। अब पौड़ी की अगर बात की जाए तो पौड़ी में सर, जो 2008 से 2018 का जो आंकड़ा है, पौड़ी में जो पलायन हुआ,
पौड़ी में करीब जो है 25,584 लोगों ने स्थायी पलायन किया। अब ये बड़ा आंकड़ा है, आप समझिए। जो अकेले एक जिले से ये आंकड़ा जी, है, पौड़ी अगर गढ़वाल तुलनात्मक तौर पर देखें पूरे उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा आता है और सभी जनपदों के मुकाबले इस जनपद में ज्यादा हुआ है जो पौड़ी गढ़वाल में है। और इसी के साथ ही 47,488 लोगों ने अस्थायी पलायन जो है वो पौड़ी से किया है 2008 से 2018। 47,000 लोगों ने अस्थायी पलायन, यानी कि अगर दोनों को देखा जाए तो करीब 72-73 हजार के लगभग जो है ये अस्थायी और अस्थायी रूप से पलायन पौड़ी गढ़वाल से हुआ है 2018 से 2008 से 2018 के बीच का ये जो है वो आंकड़ा है जो पौड़ी गढ़वाल से पलायन हुआ। इसके बाद 2018 से 2022 में भी इसी तरह, हालांकि जो है वो आंकड़ा घटा है और 2018 से 2022 में भी करीब जो है इतने ही लोगों ने जो है पलायन किया। हालांकि अस्थायी पलायन में जो स्थायी पलायन की बात की जाए तो पौड़ी में जो 25,000 था वो डाटा तुरंत आकर करीब 3-4 हजार पर जो है वो आता है, घट गया। हाँ, घट गया। और ये स्थायी और अस्थायी, अस्थायी भी इतना ही करीब 24-25 हजार के लगभग अस्थायी का डाटा है। तो ये है। अब पौड़ी गढ़वाल में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अनिल बलूनी के ही अगर विकास खंड की बात की जाए, नहीं, पहले उसके पहले एक और चीज आती है। अनिल बलूनी के विकास खंड पे आने के पहले अगर आप देखें तो मोटा मोटा देखें भाई, निशंक पौड़ी से आते हैं जी, तीरथ पौड़ी से आते हैं जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी से आते हैं, सतपाल महाराज पौड़ी से आती है, रितु खंडूरी पौड़ी से आती है, और भुवनचंद खंडूरी पौड़ी से आते हैं। और अगर मतलब ये तो आपको पहली पंक्ति के नेता है। हाँ, और मंत्री जो है धन सिंह रावत पौड़ी से आते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, गणेश गोदियाल पौड़ी से आते हैं जी। और मतलब ये पहली पंक्ति के नेता है। और अगर मोटे तौर पर देखें, अभी निशंक के पास तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो जैसे एक सवाल उठता है कि निशंक ने लेखक गांव बनाया, तो लेखक गांव जो बनाया वो कहाँ बनाया? थानों में, देहरादून में। हाँ, तो इसको तो पौड़ी में ही बनाना चाहिए था, पौड़ी में बनाना चाहिए था, बना सकते थे। अगर निशंक की बात करें, निशंक रहते कहाँ है? तो देहरादून में रहते, देहरादून या हरिद्वार में रहते। भाई अभी तो कोई राजनीतिक तौर पर उस तरह का काम नहीं है जी, वहां जा सकते हैं। अब ये माना जा सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद है तो वो दिल्ली में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर जिनका वापसी का समय हो गया है अपने गांव में, तो सबसे पहले उनको जाना चाहिए। तो अगर पौड़ी की बात करें, पौड़ी ने सबसे ज्यादा नेता दिए उत्तराखंड को जी। और पौड़ी के इन बड़े नेताओं के जो ब्लॉक है, जो विकास खंड है, उनकी तस्वीर क्या है वो बताइए। जी बिल्कुल सर, ये सबसे ये डेटा सरकारी है, सरकार की किताब है ये जी, बिल्कुल। ये जो है ये हम दिखा भी दें, ये जो है सरकार की किताब है। पलायन निवारण आयोग का जो है वो डेटा है, पूरी फरवरी 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। तो इसमें अगर इसकी ही बात की जाए तो इसमें सबसे पहले अगर पौड़ी में अनिल बलूनी के अगर विकास खंड की बात की जाए, हालांकि जो अभी वो पातली गांव में गए, पातली गांव जो है वो कोट विकास खंड में आता है और उसमें जो है करीब 8 ग्राम पंचायतों में 395 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन किया और 655 लोगों ने स्थायी पलायन किया है 2008 से 2018 के बीच में। इसी के साथ ही ये जिस गांव में वो गए, ये उस गांव का डेटा है। उनका जो गांव है, उनका गांव है नकोट, और नकोट जो गांव है वो आता है कलजी खाल में। अगर उनके जो कलजी खाल विकास खंड की बात की जाए तो इसमें 74 ग्राम पंचायतों में करीब 2,500 लोगों ने अस्थायी रूप से और 1,419 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। ये बड़ा आंकड़ा है। और एक ब्लॉक का आंकड़ा अगर देखें, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, छोटे छोटे गांव है, एक विधानसभा ही 1 लाख के आसपास बन जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। इसके बाद ये उनके गांव का डेटा हो गया। इसके बाद अगर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए, अब उनके अगर गांव की बात की जाए तो उनका गांव है पिनानी, और पिनानी जो गांव है वो आता है पबाऊ में, जो पबाऊ विकास खंड है। इसमें 70 ग्राम पंचायतों में 2,655 लोगों ने अस्थायी और 1,526 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। ये बड़ा आंकड़ा है जी।
और इसके बाद अगर बात की जाए सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज का जो विकास खंड है वो है ये पोरी उनका विकास खंड है। उसमें 2454 लोगों ने अस्थायी और 1374 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। और सतपाल महाराज लगातार कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, पावर में रहे हैं। इसी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो पौड़ी गढ़वाल से ही हैं, उनका कोटद्वार आता है। यही स्थिति जो है वहाँ कोटद्वार की भी है, कोटद्वार में भी इसी तरीके से जो है पलायन वो हुआ है। हालांकि कोटद्वार का डेटा इन्होंने इसमें दिया नहीं है कि कोटद्वार से जो विकास खंड है वहाँ पे कितना जो है वो हुआ है। तो इसी तरीके से सभी की बात, चाहे वो भुवनचंद खंडूड़ी जी की बात की जाए, वो भी हालांकि उनका जो पूरा शुरू से ही जो रहना सहना सब रहा है वो देहरादून में ही रहा, लेकिन वो जो उनका पैतृक गांव है पौड़ी गढ़वाल में है, यही स्थिति वहाँ की भी है। तो इस तरीके से, और ये जो अगर अन्य जो विकास खंडों के मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है जो ये नेता हैं पौड़ी गढ़वाल के, इन्हीं के विकास खंड में सबसे ज़्यादा जो है वो पलायन हुआ है 2008 से 18 के बीच में और 2018 से 22 के बीच में। ये एक बड़ी तस्वीर बनती है कि जो जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई उन्हीं के यहाँ प्लान नहीं रुक रहा है। ये हम फिर कहते हैं कि अनिल बलूनी की मुहिम वो तारीफ की जानी चाहिए उसकी। वो उस गांव में गए, एक गांव में गए और उस गांव में जाकर जो निर्जन है, जो घोस्ट विलेज है, उसमें जाकर उन्होंने एक मुहिम चलाने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि मैं तकरीबन हर गांव में जाऊंगा जो इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, मूलभूत सुविधाएं केवल पानी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, रोड ही नहीं है, अगर सड़क भी बन गई तो वो भी नहीं है, उस मूलभूत सुविधाओं में हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार, ये सबसे बड़ी चीज़ आती है। और अगर देखें उत्तराखंड में रिवर्स प्लान की बड़ी बात हो रही है, तो हम रिवर्स प्लान पे भी आएंगे। पहले रिवर्स प्लान पे आते हैं। अगर रिवर्स प्लान की बात की जाए, एक तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में सरकार ने बड़ा इस पे हल्ला काटा हुआ है कि वही बड़ा डेटा वेटा आते हैं कि रिवर्स प्लान हो रहा है, रिवर्स प्लान हो रहा है। हालांकि सवाल ये आता है कि रिवर्स प्लान का ये जो आंकड़े आए और बहुत सारी चीजें आई, ये कोविड के दौरान और उसके बाद के है जी। कोविड के दौरान तो वैसे भी बहुत लोग आए थे, रोजगार खत्म हो गए थे जी, बिल्कुल। और उसके बाद इस तरह की भी बहुत सारी तस्वीरें आई कि जो लोग आए थे अपने गांव में, फिर वो वापस चले गए महानगरों में। बिल्कुल। और महानगरों में जाने की नौबत क्यों आती है? तो सवाल ये नहीं है कि ये घोस्ट विलेज है, यहाँ से लोग चले गए, जन्मदिन मनाने आए या फिर यहाँ पर एक पर्व मनाने आए। सवाल ये है कि जो मूलभूत सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर अपना घर, अपना गांव, अपनी जमीन छोड़ने की नौबत क्यों आती है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये इसलिए आती है क्योंकि वहां उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रोजगार को लेकर। सर रिवर्स, हाँ जी, जो आपने बात कही है ना कि जो गांव छोड़ने की क्यों होती है, नौबत क्यों आती है। अच्छा, ये इसमें भी एक आंकड़ा है। हाँ। अगर देखा जाए तो जो पलायन हुआ, लोगों ने किन कारणों से पलायन किया, उसका भी एक डेटा है। हाँ। उसका भी डेटा है। उसमें भी अगर बात की जाए तो अगर सबसे पहले पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो पौड़ी जनपद में जो है करीब वो आजीविका और रोजगार की समस्या के चलते सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। आजीविका के कारण और रोजगार ना होने के कारण करीब 53% पलायन जो है वो इसी समस्या से हुआ है कि वहां पर आजीविका नहीं है, रोजगार नहीं है। दूसरा देखा जाए 50% से ज्यादा लोग जिन्होंने अपना घर जमीन छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है कि वहां पर रोजगार नहीं, आजीविका नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। दूसरा जो आता है वो शिक्षा की सुविधा के अभाव में, दूसरा बड़ा कारण जी, दूसरा बड़ा कारण है। ये पूरे वैसे तो उत्तराखंड का है लेकिन पौड़ी का भी ये पौड़ी का है, उत्तराखंड का भी बताएंगे उत्तराखंड में भी कितने प्रतिशत है। दूसरा एजुकेशन, हाँ दूसरा एजुकेशन सर, एजुकेशन में करीब 16% पलायन एजुकेशन की सुविधा ना होने के चलते हुआ है पौड़ी गढ़वाल से। 53% के आसपास हुआ और 16% के आसपास ये हुआ। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है चिकित्सा सुविधा के अभाव में, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार बात होती है स्वास्थ्य, उसके चलते करीब 11% लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में छोड़ दिया। इसके बाद जंगली जानवरों को लेकर के जो जंगली जानवरों का हल्ला है ये तो चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर रोजगार है,
जो आपने दूसरे नंबर पर एजुकेशन है जी, तीसरे नंबर पर हेल्थ है। हेल्थ है जी। और उसके बाद जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों की वजह से भी जो लोगों ने कृषि नहीं हो पा रही थी, उसकी हानि हो रही थी, उसके चलते 6.27% लोगों ने तकरीबन सवा छः पर, हाँ। इन्होंने पलायन जो है वो किया। इसके साथ ही जो कृषि भूमि में जो पैदावार की कमी होती है उसके चलते 5.5% के लगभग, और जो परिवार के देखा देखी किसी ने पलायन किया वो 2% के लगभग, और अन्य कारणों से जो है 3% के लगभग पलायन पौड़ी गढ़वाल से हुआ। तो ये पौड़ी गढ़वाल का है, यानी कि जो हमने बात कही, जो सबसे ज्यादा नेता पौड़ी गढ़वाल ने दिए, वो नेता ही वहां पर ये जो समस्या है आजीविका और रोजगार की, जो सबसे बड़ी समस्या है, इसी को हल नहीं कर पाए, और सबसे ज्यादा जो समस्या पलायन हुआ है वो इसी की वजह से हुआ। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। अगर पौड़ी की बात करें, सबसे ज्यादा नेता उत्तराखंड ने दिए, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए, सबसे ताकतवर लोग वहां से निकल कर आए हैं, और वहां रोजगार और आजीविका के साधन ही डेवलप नहीं हुए। तो जब रोजगार और आजीविका के साधन ही डेवलप नहीं है तो सवाल उठ जाता है कि लोग वापस आएंगे कैसे। जी, ये एक बड़ा सवाल। और अगर इसी को उत्तराखंड के परिदृश्य में देखा जाए, जो प्लान है उसकी सबसे बड़ी वजह को लेकर अगर देखा जाए, इस तरह का कोई डेटा? जी, अब उत्तराखंड में भी यही है, पूरे उत्तराखंड में भी जो सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ है वो आजीविका और रोजगार की वजह से ही हुआ है, और दूसरा शिक्षा और चिकित्सा के लगभग बराबर हैं। जो पलायन हुआ है शिक्षा को लेकर या फिर चिकित्सा को लेकर के, वो लगभग बराबर ही है। अब सवाल एक और आता है कि अगर आप आजीविका की बात करें, अगर आप शिक्षा की बात करें, अगर हेल्थ की बात करें, तो ये एकदम से कहीं तैयार नहीं हो सकता इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, पिछले 25 साल में इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह से इस दिशा में कदम उठने चाहिए, वो नहीं उठ पाए। और एक दिन में नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 25 साल में किया क्या, ये सवाल उठ जाता है, बहुत बड़ा जी। और जो पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए सर, तो पूरे उत्तराखंड में 50% लोगों ने आजीविका के चलते और रोजगार की कमी के चलते पलायन किया है उत्तराखंड से। अगर इसको भी तुलनात्मक तरीके से देखें, पूरे उत्तराखंड में 50% ने किया आजीविका और रोजगार के लिए, और अगर पौड़ी में देखें तो 3% ज्यादा है पूरे उत्तराखंड। 3% अपने आप में एक फिगर है, 3% ज्यादा है। यानी कि अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उस पूरे उत्तराखंड से कम आजीविका और रोजगार के साधन पौड़ी में नेता दे पाए, इसीलिए वहां ज्यादा हो रहा है। और जो एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन में भी उत्तराखंड में 15% 15 दशमलव के लगभग जो है पलायन पूरे उत्तराखंड में एजुकेशन के चलते हुआ, और वहीं पौड़ी में जो है 16% के लगभग। इसमें भी डेटा ज्यादा है। और इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, ये तो बहुत ज्यादा है। पूरे उत्तराखंड में करीब 9% और पौड़ी गढ़वाल में करीब 11.25% के लगभग। ये आप देखिए, अगर सुविधाएं इन ये तीन जो सबसे बड़े 3 कारण हैं पलायन के उत्तराखंड में, उन तीनों कारण पौड़ी जिले की अगर बात करें तो ज्यादा है वहां पर जी, इसीलिए वहां ज्यादा भी है। तो ये डराने वाली तस्वीर बनती है। और इसमें भी सर जो आजीविका और रोजगार के चलते तो पलायन वही करता है जो युवा हो, जिसे अपने परिवार की जिम्मेदारी रहती है, जिसे परिवार चलाना है। उसमें जो है सबसे ज्यादा जो आयु है वो 26 से 35 वर्ष के जो युवा वर्ग है, उसने सबसे ज्यादा पलायन किया उत्तराखंड में। पूरे उत्तराखंड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पलायन किस आयु वर्ग के ने किए? 26 से लेकर के 35 वर्ष की उम्र के बीच के जो युवा वर्ग है, उन्होंने करीब 42% के लगभग पलायन जो है वो 26 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग हैं। अब आप सोचने की बात है, 42% से ज्यादा युवा प्लान कर रहा है, वो जहां चला जाएगा रोजगार की उम्मीद में, और जहां उसको रोजगार मिल जाएगा, जाहिर सी बात है वो वहीं का होकर रह जाएगा फिर। क्योंकि जब उसको जवानी में कोई काम नहीं मिला, अपने जिले में, अपने गांव में सरकार नहीं दे पाए, तो फिर वो बुढ़ापे में आएगा कैसे? सवाल ये भी आता है। क्योंकि वो वहां एक संसाधन डेवलप कर लेता है, वो चीजें तैयार कर लेता है, वहां अपने जीवन को चलाने का एक तंत्र बना लेता है। तो अपने खुद को जीने के तंत्र को छोड़कर वो वापस कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ आकर फिर उसको तंत्र बनाना पड़ेगा, और उस तंत्र को बनाने में सरकार कितनी मदद करेगी? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो ये बात बार बार आती है, जब तक वहां एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा कि वहां युवा जाए ही नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि केवल बुढ़ापे में आए और बुढ़ापे में आके रहने लगे। ऐसे
कैसे बगैर संसाधनों के, बगैर जीविका के, जी, और जीविकोपार्जन की। बुढ़ापे में भी यह है कि फिर आगे जैसे कोई आदमी है, फिर उसके भी बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, फिर उन्हें भी पढ़ाना है, उन्हें भी पढ़ाना है, जो जहाँ पे वो रहता है वहीं उन्हें पढ़ाता है। तो समस्या तो घूम फिर कर जो पूरी आ रही है वो एजुकेशन, हेल्थ और जो आजीविका के साधन है वहीं पर आ रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लान है वो आजीविका के चलते, शिक्षा के चलते, शिक्षा का उस तरीके की नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं उस तरीके की नहीं है। हाँ, और हम इस बातचीत में एक चीज भूल गए शायद बीच में, रिवर्स प्लान का डेटा क्या है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखें तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अगर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर देखें कि प्लान स्थायी और अस्थायी तौर पर इतना है, और उसको रिवर्स प्लान से तुलना करें तो कोई तुलना ही नहीं है। फिर एक बार बिल्कुल सर, जो रिवर्स प्लान का जो डेटा है जो सरकार ने दिया है, हाँ, जो सरकार ने दिया है वो डेटा ऐसा है जैसे गांव में कहावत है कि आटे में नमक के बराबर। हाँ। तो जो वही कहावत हो रही है, जो करीब 10 लाख के लगभग जो है वो प्लान हुआ। हाँ। अगस्त 2025 तक 6,282 कुल लोगों ने जो है वो प्लान, रिवर्स प्लान जो है अपने गांव में वापस 6,282 लोगों ने हाँ। जो है वो रिवर्स प्लान, और ये भी कोविड और कोविड के बाद का आंकड़ा है। जी बिल्कुल, कोविड में सबसे ज्यादा जो है वो जो रिवर्स प्लान हुआ है वो कोविड के समय ही हुआ, जब लोगों के पास साधन नहीं थे तो लोग अपने गांव में आए और गांव में ही जो छोटी मोटी जो चीजें उन्होंने डेवलप की, खेती को लेकर, खेती हो या फिर इस तरीके से तमाम चीजें हुई, तो वो हुआ। इसमें भी जो है जो पौड़ी में 1213 लोगों ने रिवर्स प्लान जो है वो किया है, पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है। और उसके बाद अल्मोड़ा में 976 लोगों ने, टिहरी में 827 लोगों ने, चमोली में 760 लोगों ने अपने, इसमें 170 के लगभग लोग जो है वो विदेशों से लौटे हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जैसे दुबई और सऊदी अरब आदि देशों में रहते हैं, वहाँ से हुआ है। और जो डेटा है इसमें ये कहा गया है कि रिवर्स प्लान में 44% की बढ़ोतरी जो है वो हुई है। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोगों ने वापस आने के बाद जो आजीविका की है उसमें बागवानी, जो लोगों ने जो वापस आने के बाद जो रोजगार का तलाश की है उसमें 39% बागवानी लोगों ने की है। और पशुपालन, होम स्टे, पर्यटन और जो हस्तशिल्प जो है, कारीगरी है, उसमें रोजगार अपना तलाशा है। तो ये डाटा जो है वो 2025 में जो रिपोर्ट प्लान आयोग की भी आई थी उसमें प्लान आयोग ने ये रिवर्स प्लान का डेटा दिया था। यानी कि कहाँ 10 लाख और कहाँ 6,000। अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। जो रिवर्स प्लान को लेकर इतनी बात होती है कि रिवर्स प्लान हो रहा है, रिवर्स प्लान हो रहा है, तो ये एक बड़ी डरावनी तस्वीर है उत्तराखंड की अगर देखा जाए तो। और कोई इसमें स्पेशल डेटा या कोई और बात अरुण? जी सर, ये फिलहाल जो है ये ही पूरा डेटा है इसका, जो पूरा जो प्लान आयोग का है। और अभी जो रिवर्स प्लान है या फिर यह सब जो पौड़ी गढ़वाल का भी बताया। और इसमें एक ये भी है सर, डेली जो डेटा है, जो पूरा ये तमाम डेटा जो प्लान आयोग का हमने बताया, इसका अगर औसतन निकाले तो करीब 230 लोग डेली जो है घर छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में डेली 230 लोग जो है अपना घर छोड़ रहे हैं, गाँव छोड़ रहे हैं। 230 ऐसे लोग डेली हैं। तो यानी कि अगर साल में देखा जाए तो करीब बहुत ज्यादा लाखों के हिसाब, कैलकुलेटर सामने 230 और 365 अगर गुणा करके देखें, हाँ बिल्कुल, तो कितना बनते हैं ये? अगर 230 सरकार का एक आंकड़ा, एक अनुमानित आंकड़ा है ये, अगर अनुमानित आंकड़ा 230 देख लिया जाए, 230 लोग हर दिन छोड़ रहे हैं, तो साल भर में जो तस्वीर बनेगी वो एक डरावनी। हाँ, करीब सर 84,000 लोग। और 84,000 में अगर देखें पर्वतीय हिस्सों में एक विधानसभा सीट बन जाती है जी। यानी कि अगर मोटा मोटा एक हिसाब देखें, ये अनुमानित है, आंकड़ों का कैलकुलेशन इसी तरह किया जाता है कि एक साल में एक विधानसभा खाली हो जा रही है अगर अनुमानित देखें तो ये जो एक बात चलती है परिसीमन को लेकर, और परिसीमन का जो चिंता है, हालांकि अनिल बलूनी ने भी अपनी जो वीडियो है बात है उसमें परिसीमन की भी एक चिंता जताई है
कि मुख्य बिंदु अगर कहें तो मुख्य बिंदु उन्होंने वही रखा है परिसीमन को लेकर। शुरुआत जो उन्होंने कि अपनी बात विधानसभा की थी। सीटें घट गई है, हाँ। वो अब इस बार का जो परिसीमन होगा तो और कम हो जाएगी, जी। इतने प्रतिशत लोग और कम हो जाएगी। तो ये एक चिंता है कि एक साल में एक विधानसभा जितने लोग उत्तराखंड में पर्वतीय हिस्सों को अगर छोड़ देते हैं, वो देहरादून बस के रहे हैं। आसपास बस रहे, हरिद्वार के आसपास बस रहे, या फिर कहीं भी किसी महानगर में रोजगार की तलाश के लिए जा रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के नेता नगरी के लिए और सरकारों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। जी सर, हाँ बिल्कुल। और जो इसमें देखा जाए, जो इसमें पूरे जो है, अब इसमें जो अनिल बलूनी ने बात की, तो क्या ये संभव है कि इस तरीके से दोबारा गांव को बसाया जा सकता है, या दोबारा गांव इस तरीके से आबाद हो सकते हैं, ये संभव है? देखिए, हम अपनी बात के अंत की तरफ आते हैं। पहली तो बात, अनिल बलूनी की जो मुहिम है, हम उसको बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो अच्छी बात है। वो एक ऐसे गांव में गए जहां घोस्ट विलेज हो गया और उन्होंने अपील की है कि वापस आओ। लेकिन सवाल ये आता है कि वापस आए तो आए किस वजह से? भाई जो प्लान के 3 सबसे प्रमुख कारण हैं, आजीविका, हेल्थ, मतलब आजीविका, रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन। वो जो उनकी जरूरत है, वो जरूरत क्या मौजूदा समय में वो पूरी हो रही है? केवल इसलिए आ जाना कि मेरा मूल है तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अकेले अनिल बलूनी के इस तरह किसी एक गांव में जाने से इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? क्या नेता सभी एक एक गांव को चुनेंगे जो खाली हो चुके हैं? अगर देखें 1000 गांव है, और उत्तराखंड में अगर देखें तो 1000 से ज़्यादा तो नेता है। क्या वो अपने आसपास के नेता को चुनेंगे? अगर मौजूदा समय में देखें तो सबसे पहले मैं 2 लोगों का सबसे पहले उदाहरण देने की कोशिश करूंगा कि भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत को सबसे पहले अनिल बलूनी ने जो मुहिम शुरू की है, तो इसको राजनीतिक दल की सीमा से बाहर निकलते हुए बागेश्वर में भगत सिंह कोश्यारी को जाकर अभी तुरंत ही रहना चाहिए। वो देहरादून में रहते हैं। हरीश रावत को तुरंत, भाई हरीश रावत को राजनीतिक तौर पर तो वो कई बार संन्यास लेने की बात कर चुके, और अभी अगर 27 के इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी कोई भूमिका भी नहीं दी है। वो लगे रहते हैं, जो वो लगे रहते हैं वो जाकर अल्मोड़ा से भी कर सकते हैं जी, तो वहां जाकर वो रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो सवाल ये उठता है कि अनिल बलूनी की मुहिम अच्छी है, लेकिन इससे जुड़ेंगे कितने लोग? कितने नेता अपने गांव में जाकर रहेंगे? क्या निशंक रहेंगे अपने? जी सर, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने ये कहा कि नेताओं को एक एक गांव जो है, भाजपा सरकार ने अपने जो सांसद थे, सांसदों को भी गांव गोद लेने की बात कही थी, और गांव गोद जो है सांसदों को दिए गए थे। लेकिन उन गांव की भी अगर बात की जाए तो उनमें से भी जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांव की भी हालत जस की तस है। वहां पर भी इस तरीके की कोई चीजें डेवलप नहीं हो पाई जो गांव गोद दिए गए थे। वो वही हालत है जो गांव गोद दिए गए थे, उन पर भी जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कमाल की योजना थी कि हर सांसद एक गांव गोद ले, 2 गांव गोद ले, फिर अगले उसमें फिर एक गांव गोद ले। लेकिन इसको लेकर तमाम रिपोर्ट आती रहती है, उन गांव की हालत क्या है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, संभव हो सकता है। लेकिन उसके पीछे 2 वजह है। एक ये कि कितने नेता इस पे आगे आएंगे, लोग आगे आएंगे। और नेता ही क्यों, मैं तो बहुत सारे लोग जो छोड़ गए उत्तराखंड को गए थे और बड़े पदों पे, बड़े ओहदे पे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े हैसियत के लोग बन गए, उनको भी वापस आना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं है, जो 3 बड़े कारण सरकारी रिपोर्ट में निकल के आए हैं कि हेल्थ पहले नंबर पे, आजीविका दूसरे नंबर पे, हेल्थ और फिर स्कूलिंग, मतलब एजुकेशन जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और कोई ऐसा डेटा अरुण? जी सर, और तो ऐसा कोई डेटा इस फिलहाल ऐसा नहीं है, ये सभी जो डेटा। लेकिन ये रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल हम इसको अंत की तरफ लेके चले जी। बिल्कुल ये जो रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, और ये सरकारी रिपोर्ट उत्तराखंड के लोगों को भी पढ़नी चाहिए, एक एक आदमी को पढ़नी चाहिए। सरकार की रिपोर्ट आती है तो
ऐसे खो जाती है कई बार, उस पर कुछ खबरें बनती है। और इसके साथ साथ हम अपनी बातचीत के आखिर में फिर कहते हैं कि अनिल बलूनी की कोशिश अच्छी है, लेकिन ये कोशिश क्या कोशिश बन के रह जाएगी, या फिर चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या चुनाव भी रंग बरंग कर रह जाएगी, ये एक बड़ा सवाल होता है। 25 साल से उत्तराखंड जो मूलभूत सुविधा है पर्वतीय हिस्सों में उनके लिए तरस रहा है यहाँ का नागरिक, तो वो उस नागरिकों में सुविधाएं, फिर 3 सवाल आ जाते हैं। रोजगार, जो जहाँ रह रहा है वहीं पर उसको रोजगार मिले, खेती किसानी जो कर रहा है उसको उसमें सुविधाएं मिले, और इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन उनको वहीं पर, जो जहाँ रह रहा है वहीं पर मिले। क्योंकि अगर देखें, सबसे बड़ी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। कोई भी इंडस्ट्री लगेगी उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की इस तरह की सुविधा हो पाएगी क्या? कच्चा माल जाना और फिर कच्चे माल से जो प्रोडक्ट मिलता है वो महानगरों तक पहुंचना, ये इतनी आसानी से हो सकता है क्या? और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि जिस राज्य के पर्वतीय हिस्सों में एक मरीज तक को लाने में हल्द्वानी, अगर कुमाऊं में बात करें और गढ़वाल में बात करें, देहरादून तक लाने में पसीने आए रहते हैं पूरे हेल्थ सिस्टम को, वो उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन उद्योगों के लिए बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? इस तरह के स्कूल, इस तरह के वहाँ हेल्थ सुविधाएं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये बड़ी एक सवाल है। तो देखना ये होगा कि ये अगले कुछ समय बाद अनिल बलूनी किस गांव में जाते हैं जो घोस्ट विलेज हो गया है, और जब वो 5-7 गांव में जा चुके होंगे उसके बाद ये भी देखने की जरूरत होगी कि जो तकरीबन 6 महीने 1 साल बाद की पातली गांव में क्या कुछ बदलाव आते हैं। ये भी एक देखने की बात होगी। नमस्कार।